नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से दोस्तों आप लोगों का मेजर कॉस्ट के इस सेशन में स्वागत करता हूं, जहां पे हमने लास्ट वीक ये समझा कि आपकी कंपनी के प्रॉफिट को कौन तोड़ता है। हमने खाली प्रॉफिट जो तोड़ता है उसे नहीं समझा। हमने दो चीजें लास्ट वीक जानी कि वो कौन सी जगह है जहां से आपकी कंपनी ज्यादा धंधा लाती है। दे आर मेजर सेगमेंटल रेवेन्यू, क्योंकि ये बड़े काम की चीज है। मेजर रेवेन्यू जिधर से आती है, फिर चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो रीजन हो, वहां पे अगर कोई पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट आए तो इनके धंधों को बड़ी इफेक्ट पड़ सकती है। तो इसीलिए हमें जानना चाहिए कि इनका मेन मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू अलोंग विथ रीजन ऑफ रेवेन्यू कौन सा है, ताकि हम हमेशा अलर्ट रहे, हमको पता रहे कब पॉजिटिव नेगेटिव स्टैंड लेना है। राइट। मेजर कॉस्ट में हम लोगों ने ये जाना कि कैसे हम एडवांस में ध्यान रखें कि ये जो इस कंपनी का मेजर कॉस्ट है, अगर ये बढ़ा तो कंपनी की प्रॉफिट टूट सकते हैं। राइट। तो प्रॉफिट टूट सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनी करेक्शन मोड में आ जाएगी। कुछ समय तक कंपनी के दाम नीचे रहेंगे, तो आप भी मेंटल प्रिपेयर रहोगे कि मेरे को पता है शेयर का भाव बढ़ने वाला नहीं है। पूरी दुनिया वेट करेगी, ये कब चलेगा, ये कब चलेगा, आपको पता है इसने कब चलना है। जैसे ही वो रॉ मटेरियल के दाम नीचे आने चालू हो जाएंगे, ट्रेंड रॉ मटेरियल की नेगेटिव होएगी, वैसे आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर आएगी और आपकी कंपनी वापस से नया लाइफ टाइम हाई लगाएगी। बहुत से लोग जो टेक्निकल्स पे काम करते हैं वो लोग ब्रेकआउट की दुनिया में होते हैं। मतलब वो शेयर तब लेते हैं जब शेयर ब्रेकआउट देता है। उनको पता है ब्रेकआउट देने के बाद शेयर बहुत चलेगा, ये हम सीखेंगे टेक्निकल से। लेकिन फंडामेंटल का जानने का हमारा पर्पस ये है कि वो पूरी दुनिया जो ब्रेकआउट के बाद लेने आने वाली है, उनसे पहले हमें लेना है। क्योंकि ये शेयर अट्रैक्टिव हो जाएगा ब्रेकआउट के बाद, सब खरीदेंगे, बहुत चलेगा। उससे पहले अगर अपनी यहाँ पे पोजीशन बनी हुई है तो जब ब्रेकआउट दे तब हम शांति से आराम करेंगे। लोग फिर खेलते जाएंगे इस शेयर में, ट्रेडिंग करेंगे, वॉल्यूम्स आएंगे, 5-10 गुना हो जाएगा। ये सब परिस्थितियां हो उससे पहले अपनी पोजीशन बननी चाहिए। तो सबसे पहला एडवांस इंडिकेटर आपको मिलता है मेजर कॉस्ट में। यही वो चीज है जो आपकी कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाती है। एक है सेगमेंटल रेवेन्यू। जब आपने जाना कि ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिक रही है या ये रीजन में बहुत ज्यादा डिमांड है, तो आपको पता चलता है कि यस, धंधे मेरे बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। टॉप लाइन बढ़ाने वाली चीजें आपको पहले से पता रहे, बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट बढ़ाने वाली चीजें भी आप लोगों को पता रहे। ये दो चीज पे ध्यान रखा, शेयर के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। एडवांस में आपके पास शेयर होंगे, शेयर चलेंगे, तब लोग लेंगे, आपके पास पहले से होंगे। राइट। सो this episode was not supposed to be taken lightly. This is very, very important. 90% of the investors do not focus at right place. They always focus at those places which are not going to get useful. वो उन्हीं चीजों पे फोकस करेंगे जो कभी काम नहीं लगे, पर वो अट्रैक्टिव होती है, उसकी एडवर्टाइज बहुत होती है। ये जो चीजें है, इसकी बातें बहुत नहीं होगी बाहर, क्योंकि लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। पर लोगों को जहां इंटरेस्ट नहीं है, लोगों की थिंकिंग जहां आती नहीं है, वहां पे आपकी थिंकिंग रहेगी तो आप हमेशा उनसे 10 कदम आगे रहोगे। अब ये जो हमने सीखा, ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुरंत पता चल जाएगा, ये धीमे धीमे आपको पता चलेगा। देखो, आपने ब्रॉड बेस पे ये डेटा बनाया, मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया आने लगा। रहे आमरा राजा बैटरी का मेन खर्चा रॉ मटेरियल है क्या? तो इन्फ्लेशन बढ़ने पे इनके प्रॉफिट टूटते होंगे। राइट। यहां पे ये कौन सा है? हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। क्या इनका मेन खर्चा एम्प्लॉय बेनिफिट है? तो इनको तो इन्फ्लेशन से कोई लेना देना ही नहीं। राइट। इसी प्रकार से अलग अलग चीजें हमें पता रहती है, तो ये अच्छा है। जैसे आप बहुत बढ़िया लिखा है अल्पेश भाई ने, पावर एंड फ्यूल इन सीमेंट। देखो, अभी आपने इसकी बराबर नस पकड़ी है। अल्ट्राटेक,
बढ़िया कंपनी है, अच्छी कंपनी है तो सब मानते हम लोग। लेकिन जब पावर और फ्यूल के दाम बढ़ेंगे, बीच में आपको पता ही है क्रूड के दाम कैसे हो गए थे ना, तो क्रूड के दाम ऊपर, अल्ट्राटेक के प्रॉफिट नीचे, अल्ट्राटेक नीचे गिरा। अब हम लोग तो इसको 1000 रुपए से इकट्ठा करते हर बार जब भी ये गिरता है तो। अब अगर ये गिरावट में हम लेंगे नहीं तो कब लेंगे बोलो? तेजी में लेंगे क्या? वापस 10,000 आएगा तब लेंगे? नो, गिरावट के फायदे लेने हैं, क्योंकि आप जानते हो ये करेक्शन है। ऑयल के दाम बढ़े, प्रॉफिट घटे, शेयर गिरा। मतलब जो रॉ मटेरियल, जो ये कॉमोडिटी होती है, वो कभी कंटिन्यू रैली या कंटिन्यू डिग्रेड नहीं होती, ये सब रेंज बाउंड घूमती है। आज क्रूड के दाम बढ़े हुए, कल घटेंगे। अब जैसे अभी पिछले 3 महीने से हमने देखा क्रूड धीमे धीमे लोअर लो लगाने लगा है, आज भी धड़ाम से टूटा है, राइट? तो क्रूड नीचे और यहां अल्ट्राटेक गिरना बंद करके रिकवरी। आपको पता रहना चाहिए, पिछले रिजल्ट जिन्होंने देखे उन्होंने ये देखा प्रॉफिट टूटे हुए। अब जो रिजल्ट आएंगे वो कैसे आएंगे? ऑब्वियस है, इंप्रूवमेंट आएगा। तो लोग इंप्रूवमेंट आने के बाद लेने जाएंगे। वी शुड अंडरस्टैंड इट इन एडवांस दैट व्हाट हाउ रिजल्ट्स आर गोइंग टू कम। रिजल्ट को एडवांस में प्रेडिक्ट करें, एडवांस में, रिजल्ट आने के बाद नहीं, राइट? सो दिस इज द वे यू वर सपोज टू सी। और आपने बहुत, देखो कितनी सारी इंडस्ट्री कवर की, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। ग्रेट, आप लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया। अब अगर मैं यहाँ पे आज की मीटिंग में ये प्रयास करूं कि हम 5-6 अलग अलग कंपनियों के डेटा देखें, तो आप ही के होमवर्क में से हम लोग बात करते हैं। जैसे यहाँ अखिलेश चौहान ने मेरे ख्याल से कोई भी कंपनी में काम नहीं किया है, राइट? आधा डेटा बनाया हुआ है पर मेजर कॉस्ट नहीं पता है, तो फिर वो क्या हो जाएगा पता है अखिलेश भाई? अभिमन्यु की कहानी तो सुनी होगी, है ना? आधा चक्कर भी पता था, अंदर जाने का रास्ता, बाहर आने का रास्ता ही नहीं पता था। वैसे ही बाजार में ऐसा हो जाएगा, बाय तो कर लेंगे पर ये करेक्शन क्यों आता है पता नहीं रहेगा, बाय कब करना है, एड कब करना है, ये पता रहने के लिए जरूरी है एक्सरसाइज, राइट? सो नेक्स्ट इज अल्पेश पटेल। सो अगेन एज वी हैव सीन फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड, अल्पेश भाई ने बहुत बढ़िया काम किया पूरे के पूरे असाइनमेंट्स में। और यहाँ पे देखो इन्होंने जितनी भी कंपनियां ली, देखो पहले तो मैंने अल्पेश भाई को ये कहा था यार इतनी सारी कंपनी ली है तो बहुत हैरान होने वाले हो, कि मेरे को पता है कि कितना काम करना पड़ेगा। पर आपने जितनी कंपनियां ली अल्पेश भाई, हर एक कंपनी का पूरा डेटा बनाया, सो दैट्स ग्रेट। ताली हो जाए एक बार अल्पेश भाई के लिए, राइट? वंडरफुल, बहुत बढ़िया अल्पेश भाई। यार मैं देख पा रहा हूं, देखो एक्साइज ड्यूटी इन यूबीएल, सो दैट्स ग्रेट। ये पता रहना चाहिए कि यूबीएल सोसाइटी में एक्सेप्टेड प्रोडक्ट नहीं है, तो इसीलिए इस पे एक्साइज लगाते रहते हैं। अब जब जब जीएसटी की मीटिंग होगी तब तब यूबीएल के इन्वेस्टर कोने में आ जाएंगे पहले से, अरे बाप रे जीएसटी बढ़ गया अपने पे तो काम तमाम हो जाएगा। तो हमेशा डर डर के जीना पड़ता है। अगर हमारे पास ऐसी कोई कंपनी हो तो देखो, कंपनी बहुत ही अच्छी है यूबीएल, कोई और इतनी अच्छी चॉइस नहीं है, रेडिको भी एक अच्छी है, पर ये सब कंपनी में अपने को ये भी तैयारी रखनी पड़ेगी कि एक्साइज बढ़ा तो प्रॉफिट डाउन, राइट? सो अल्पेश भाई, या यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। एंड कौन सी कंपनी का डेटा देखेंगे बताओ अल्पेश भाई? आपने तो इतनी सारी कंपनी की है तो मैं नहीं बता पाऊंगा कौन सा देखे। आप बोलो वो एक आधी कंपनी का देखते डेटा, या लोगों से पूछो, बराबर? आपकी इतनी सारी कंपनी में वो से मेरा क्या एक सर थोड़ा अनक्लियर वो था, क्वेरी था छोटा कौन सा। सा? एक क्वेरी था, एक एचडीएफसी जो होता है ना, हाँ, इसमें हाउसिंग मैंने फाइनेंस। रिजर्व जो ऊपर लिया है हाँ, एचडीएफसी में, राइट। तो वो थोड़ा बैलेंस शीट के हिसाब से मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, इसके लिए मैंने ऊपर डाल दिया। ओके, अगर मेरे उसमें रेट भी मैंने रखा था कि रेट राइट। क्लियर। ये आपने डेप्ट एंड लीज लिखा है वो वाला? हाँ वही 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 एग्जैक्टली। ओके, राइट राइट। तो उसमें वो कौन सा लेना चाहिए अगर फ्यूचर में हम जब हम्म, एनालिसिस करते हैं या तो डेटा फीड बराबर, करते हैं, तो राइट।
ओके, देखो पहली बात तो ये है कि HDFC हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है, तो इनका काम क्या है, ये फंड मोबिलाइज करेंगे, मतलब रेज करेंगे, और वो फंड में से अब फंड रेज करते हैं एफडी के द्वारा, बोरोइंग के द्वारा, अलग अलग बॉन्ड्स के द्वारा। तो फंड रेज करेंगे, मान लो इनको 60% पे फंड रेज किया हुआ है, 8-9% पे लोन देंगे, बीच का स्प्रेड इनका मार्जिन। तो हाउसिंग फाइनेंस या कोई भी फाइनेंस कंपनी में डेप नहीं देखने, डेप लेने का ही नहीं अल्पेश भाई, ओके, बराबर ना, क्योंकि ये डेप तो इनका रॉ मटेरियल है डेप, बराबर। राइट तो राइट अगर डेप देखेंगे और बोलेंगे डेप बहुत है तो गलत हो जाएगा। ओके, राइट। या तो भी क्योंकि आपने मुझे हाउसिंग फाइनेंस ले तो लिया है, हाउसिंग फाइनेंस में आपने सब डेटा जो डाले, जस्ट लेट मी चेक इट, अभी के क्या हाल है, ये लेटेस्ट Q1 का डेटा है सर। यस यस, ओके, सो सेल्स इनका 25% से डाउन है। राइट ओके, प्रॉफिट 5% से प्लस है। राइट। ओके, ऐसा क्यों हुआ है, देखा आपने, पहला नजर अपना इधर पड़ना चाहिए कि किधर हमको चौंकाने वाली फिगर है, जैसे 25% सेल्स कम है, तो ये नॉर्मल बात नहीं है, ऐसा क्यों हुआ, तो ये हमें कहां से पता चलेगा। वो पता है एग्जैक्टली, तो उतना एनालाइज नहीं किया, लेकिन वो जो हाँ, मैं समझ रहा हूँ वो हिसाब से कि जो लास्ट क्वार्टर में जो था और अभी जो रिसेशन के हिसाब से जो लोगों का जो पेइंग यानी बोरोइंग करने का यानी जो लोन लेने हाँ, का, सो नहीं नहीं ऐसा नहीं है अल्पेश भाई, देखो ये कहां से देखने का पता है, सेगमेंटल रेवेन्यू, राइट, जैसे आपने मेजर कॉस्ट लिया है वैसे ही एक कॉलम यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा सेगमेंटल रेवेन्यू का, राइट। मैं देखता हूं जरा, अगर मैंने इसका लेटेस्ट रिजल्ट अपडेट किया हो तो। HDFC सेगमेंटल रेवेन्यू नीचे ओके, सर आई थिंक मैंने लिया है अच्छा कहाँ पे है, एग्जैक्ट उसके ओके ये कॉस्ट। रहा, ये हाँ, रहा, कॉस्ट के नीचे राइट, ही है। बराबर है, राइट। देखो लोन्स मतलब, लोन्स तो बोले कि इन लोगों ने लोन किसी को दिया है। बराबर, देखो ये जो HDFC कंपनी है ये है हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी, राइट, राइट लेकिन असल में ये होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी का मतलब कि इसी HDFC के नीचे आती है HDFC बैंक, तो HDFC बैंक भी किसमें आएगी, HDFC में आएगी, राइट। तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस, HDFC जनरल इंश्योरेंस, HDFC AMC, ये सब किधर आएगा, ये सब HDFC में ऐड होता है, क्योंकि HDFC ये सबकी पेरेंट कंपनी है। इतना क्लियर हुआ यहाँ पे आपको, एग्जैक्टली क्लियर। राइट। अब ये जो लोन इन्होंने बताई है कि भी हमारा ये क्वार्टर में 14,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, राइट, राइट ये इनका 56% बिजनेस है, मतलब ये इनका रियल हाउसिंग फाइनेंस का टर्नओवर बताया है इन्होंने, राइट, जिसकी ओके। असल में ये कंपनी है। 14,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ तो कितना ग्रोथ आया हाउसिंग फाइनेंस, 14%। 14%। देखो अभी तक ये ग्रोथ बहुत बुरा था अल्पेश भाई, ये क्वार्टर का अच्छा है, बाकी इससे पहले हाउसिंग फाइनेंस अच्छा नहीं कर रहा, मंदा पड़ा हुआ था, राइट। पर राइट, चलो इस बार देखा हमने 14% ग्रोथ, तो ये खुशी की बात है, राइट। अब दूसरा इनका सेगमेंट कौन सा आपने लिखा है, लाइफ इंश्योरेंस। मतलब लाइफ इंश्योरेंस का भी इनका बड़ा टर्नओवर है, राइट। अब इनका पिछले साल के क्वार्टर में कितना टर्नओवर था लाइफ इंश्योरेंस, 15,000 प्लस 15,000 करोड़, करोड़ राइट, प्लस। या ये साल कितना है, ओनली 6,000, अराउंड 6,000 करोड़। अब असल बात मैं आपको बताऊं अल्पेश भाई, तो इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़े हैं, मतलब इंश्योरेंस इंडस्ट्री जबरदस्त ग्रोथ पे है। असल में आप अगर लाइफ इंश्योरेंस के SBI हो, HDFC हो या ICICI प्रूडेंशियल हो, ये सारी लिस्टेड कंपनियां हैं, तीनों कंपनी के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देखोगे तो कम से कम 25% से ग्रोथ आया है। कोरोना के बाद बहुत लोग अपने इंश्योरेंस लेने लगे, तो एक तरफ मैं कह रहा हूं जबरदस्त ग्रोथ है, फिर आपके डेटा में ये 61% डी ग्रोथ क्यों दिख रहा है। हाँ, वो डी ग्रोथ जो होने का मैं जो समझ रहा हूँ वही सबसे कि जब कोरोना जब स्टार्ट हुआ था, इसके बाद जो अवेयरनेस आई थी, यानी जो हाँ, इमेजिट टाइमिंग के जो मोमेंटम आता है ना, तो हम्म, उस टाइम ज्यादा शायद वो हुआ होगा। और नहीं नहीं इसके नहीं बाद नहीं अल्पेश भाई ऐसा नहीं है,
देखो अगर मोमेंटम आया है कोविड के बाद तो इधर दिखेगा अपने को ग्रोथ में, धंधा तो बढ़ा ना, प्रीमियम बढ़े तो फैक्ट क्या है, इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़े तो इधर भी ये ग्रोथ दिखना चाहिए, राइट। किसी को कोई आइडिया, कौन हेल्प कर सकते हैं अल्पेश भाई को इस डेटा में? देखो मुश्किल कंपनी लिया अपन ने, होल्डिंग कंपनी लिया हुआ है, कोई नॉर्मल दूसरी कंपनी लेते तो फटाफट काम हो जाता, पर सीखने को मिलेगा इस होल्डिंग कंपनी से, राइट। जहां पे कोई कंपनी मल्टीपल बिजनेस करती है, जैसे आप बजाज फाइनेंस का बिजनेस देखोगे तो नॉर्मल है, फाइनेंस की कंपनी है, ग्रोथ आएगा, काम हो जाएगा। पर आप बजाज फिनसर्व लोगे तो बजाज फिनसर्व में बजाज लाइफ, बजाज जनरल, बजाज फाइनेंस सब आएगा, तो वहां पे भी ऐसा कुछ दिखेगा आप, या कौन बता पाएंगे? कैन रेज द हैंड जो ये समझा सके कि क्यों टर्नओवर डाउन दिख रहा है। अल्पेश भाई ने गलती नहीं की है, बिल्कुल इन्होंने परफेक्ट किया है, पर यह बात दोनों उल्टी क्यों है? इंश्योरेंस कंपनीज आर ग्रोइंग और हम उसे इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर में से एक कहते हैं, मतलब अपने पोर्टफोलियो में लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी होनी चाहिए। अगर हमने लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी के शेयर लिए हैं तो दोस्तों समझ लो हमने पॉलिसी ले ली है, वो भी एक प्रकार का क्लेम है। बढ़िया बढ़ेगा ग्रोथ, आने वाले टाइम में जोरदार ग्रोथ मिलने वाली, इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग में लाइफ है। या मेरे को लगता है चैट बॉक्स में किसी ने लिखा है, शैलेश भाई लाइफ इंश्योरेंस इज हिट। शैलेश भाई लाइफ इंश्योरेंस तो एकदम ग्रोइंग में है, तो वो हिट नहीं हुआ है, मतलब वो नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं है, राइट। देखो समझना सब लोग, प्लीज ट्राई टू फोकस हियर। और एक चैट बॉक्स देखने तो क्या है, आफ्ताब भाई देखो क्लेम नहीं आते हैं यहाँ पे, क्लेम किधर आएंगे? प्रॉफिट में आएंगे। क्लेम, बात सही है आपकी कि क्लेम थे काफी, इनफैक्ट इस साल तो क्लेम कम हुए हैं, राइट। देखो क्वार्टर वन में आपको ध्यान है क्या बहुत सी डेथ हुई है क्या? ऐसा नहीं हुआ है, उल्टा पिछले साल के क्वार्टर वन में हमको पता है कितने बुरे हाल थे, ये साल का क्वार्टर वन तो बहुत अच्छा गया है, तो ये साल के क्वार्टर वन में क्लेम्स नहीं थे, तो उल्टा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी चाहिए। लेकिन ये जो डीग्रोथ लिखा है अल्पेश भाई ने, वो बिल्कुल सही लिखा है। लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियों की कितनी प्रकार की इनकम होती है? यस अल्पेश भाई, कितने प्रकार की इनकम होती है लाइफ इंश्योरेंस की? एक तो प्रीमियम उनका एक वेरी इनकम गुड, होता है। एक तो प्रीमियम इनकम होती है, राइट। तो एक जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस की कोई भी कंपनी स्टडी करोगे तो उनके टोटल इनकम में एक आएगा प्रीमियम इनकम, कि भाई पिछले साल कितनी प्रीमियम थी, इस साल कितनी प्रीमियम है, ग्रोथ क्या हुआ, तो ये तो बहुत अच्छा ग्रोथ है प्रीमियम इनकम। दूसरी कौन सी इनकम अल्पेश भाई? वेरी इंपॉर्टेंट इनकम। दूसरी इनकम जो है उनको जो क्लेम है, सेटलमेंट जो क्लेम होता है, वो जितना कम पे करना पड़ा, सो दैट इज, लेकिन अल्पेश भाई वो तो खर्चा है, वो प्रॉफिट या है तो वो प्रॉफिट में चला जाएगा। वो प्रॉफिट में जाएगा, वो खर्चा है, पर इनकम में कौन से पार्ट आते हैं? देखने तो चैट बॉक्स किसी ने लिखा लगता है, साना पावी वाला, ताली हो जाए साना के लिए। वंडरफुल साना, वंडरफुल, ग्रेट। देखो साना ने लिखा है चैट बॉक्स में इन्वेस्टमेंट इनकम, राइट। तो इन्वेस्टमेंट इनकम, राइट, इन्वेस्टमेंट इनकम क्या होती है? अब कोई भी लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी ले लो, वो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, क्योंकि इनको इन्वेस्ट करता रहना पड़ता है, जो भी पैसे आते हैं ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, इधर डेट मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, दोनों जगह पे कंपनियां इन्वेस्ट करती है। अब अभी हमने देखा कि बॉन्ड इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण बॉन्ड की यील्ड लो हो जाती है, पुराने बॉन्ड कोई लेता नहीं है क्योंकि नए बॉन्ड जो होते हैं उसमें अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। तो ये लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां जो बड़ी डेप मार्केट में इन्वेस्टेड होती है, उनको क्वार्टर वन में ये घाटा हुआ, अनरियलाइज्ड, क्या है ये? अनरियलाइज्ड टोटल इनकम। तो टोटल इनकम पिछले साल के क्वार्टर वन में जो आई थी, इस साल के क्वार्टर वन में नहीं आई, उल्टा नेगेटिव रही, राइट। जिसके कारण जब हम प्रीमियम इनकम और दूसरी कौन सी लिखू इधर, इन्वेस्टमेंट इनकम, लेट मी राइट इट डाउन, इन्वेस्टमेंट इनकम दोनों का टोटल करते हैं तो टोटल इनकम मिलती है। ये
टोटल इनकम इनकी अफेक्ट हो गई, जिससे प्रॉफिट भी टूटे। आपने देखा होगा एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, सबके बिजनेस अच्छे है, पर सबके प्रॉफिट इस बार टूटे हैं। क्लेम कम होने की बावजूद भी उसका कारण है ये उनको टोटल इनकम में घाटा हुआ है। अल्पेश भाई, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी 70-80% क्लियर हो गया। ओके, ये कंपनियां इन्वेस्ट बहुत करती है। आपका प्रीमियम आएगा तो वो क्या करेंगे बोलो? मान लो आपने ₹1,00,000 का प्रीमियम दिया आज एलआईसी को, तो एलआईसी क्या करेगी वो ₹1,00,000 का? वो उनकी लायबिलिटी है कि नहीं? राइट आपको आपको उस पर ब्याज देना है, तो फिर एलआईसी कुछ प्लान करेगी ना उसके ऊपर, राइट राइट? वो इसको इन्वेस्ट करते हैं। तो असल में ये इन्वेस्टमेंट इनकम बहुत बड़ी है। और आप देखो इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है पता है अल्पेश भाई? मे बी लार्जेस्ट LIC। एलआईसी। जितनी भी एफआईआई है दुनिया की जो इंडिया में निवेश करती है, मतलब इंडिया में एफआईआई के निवेश को एक तरफ रखे, सबका मिला के उन सबसे ज्यादा अकेले एलआईसी का इन्वेस्टमेंट है इंडियन मार्केट में। इतना पावरफुल एलआईसी है इन्वेस्टमेंट। तो एलआईसी को भी प्रीमियम इनकम के अलावा इन्वेस्टमेंट इनकम बहुत बड़ी आती है, राइट? पर ये बार आपको इन्वेस्टमेंट इनकम में मार पड़ी है डेप मार्केट में, राइट? जिसकी इफेक्ट आप देख रहे हो। तो अब देखो, अब थोड़ा समझने का प्रयास करना अल्पेश भाई। लोन्स में इनका ग्रोथ हुआ तो लोन ने इनको थम्स अप दिया। लाइफ इंश्योरेंस में क्या हो गया? थम्स डाउन, नेगेटिव। इसीलिए एचडीएफसी लाइफ और ये सब करेक्शन में है, राइट? जनरल इंश्योरेंस में कितना ग्रोथ है? 19%। 19%, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस जो है उसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा मोटर इंश्योरेंस और उनका काफी डाइवर्सिफिकेशन होता है, राइट? 19% ग्रोथ इज अ गुड ग्रोथ। एएमसी में क्या हुआ? AMC में ऑन एन एवरेज 3% ग्रोथ खाली। 3%। तो मतलब हम ये कह सकते हैं एएमसी के जो बिजनेसेस है, अब यहाँ पे एएमसी मतलब ये एचडीएफसी एएमसी, राइट है ना, जो सबसे बड़ी एएमसी में से एक है। टॉप 3 एएमसी में नाम है उनका। तो अगर एचडीएफसी एएमसी का भी ग्रोथ मंदा है, तो रियल में अगर आप एचडीएफसी एएमसी का भी बिजनेस देखोगे वो भी मंदा होगा कि नहीं? राइट राइट? तो इधर से ये होल्डिंग कंपनी है, आपको दूसरी सब बहुत सी कंपनियों की इंफॉर्मेशन इधर से मिलती है, करेक्ट? एग्जैक्टली। ओके, और अदर्स में दूसरा छोटा मोटा। तो टोटल देखे तो ये 22% का डी ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल किसका हुआ? लाइफ इंश्योरेंस का। लाइफ इंश्योरेंस। तो असल में एचडीएफसी नेगेटिव नहीं है, राइट? पर ये बॉन्ड यील्ड के कारण इस बार उनका -22% का ग्रोथ है। क्लियर एकदम बोलो? यस। नहीं तो हम क्या मानेंगे? देखो, अगर आप लोग सेगमेंटल रेवेन्यू नहीं करोगे तो आप बोलोगे यार एचडीएफसी का तो धंधा ही नहीं हो रहा है, हाउसिंग लोन ही नहीं बिक रही है। ऐसा नहीं है। इस बार क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट में है। आरबीआई ने बोला 14% ग्रोथ, मतलब एचडीएफसी तो लीडर है, 15% होना ही चाहिए उनका ग्रोथ, राइट? क्लियर ना एकदम? यस यस। ओके, तो देखो एक चीज हमने यहाँ पे देख ली कि ट्रेंड नेगेटिव है अभी यहाँ पे, प्रॉफिट सो है, और इसीलिए एचडीएफसी जो बड़ा है वो भी करेक्शन में है, राइट? अब मेजर कॉस्ट देखे, टोटल कॉस्ट इनकी, राइट? आपने कॉस्ट कहाँ लिखी हुई है? यहाँ पे। चलो, एचडीएफसी के केस में सबसे बड़ा खर्चा क्या है अल्पेश? क्लेम एंड अदर्स। क्लेम एंड अदर्स। असल में ये नहीं है खर्चा अल्पेश भाई, एवरीबॉडी प्लीज फोकस हियर। इन रियल सेंस एचडीएफसी में क्लेम्स के खर्चे सबसे बड़े नहीं होते, वो तो अभी खर्चे सबसे बड़े हैं, क्योंकि जो क्लेम्स को इनको प्रोविजन भी करना पड़ता है, फ्यूचर में जो क्लेम्स कुछ आएंगे उसका भी। तो क्लेम्स अभी आपको बड़े दिख रहे, पर क्या हमेशा बड़े रहेंगे क्लेम? धीमे धीमे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अभी धीमे धीमे कम हो जाएंगे। तो इनका सबसे बड़ा खर्चा जो ये सेकंड वाला है ना, ये है, क्या है? फाइनेंस कॉस्ट। ये सबसे बड़ा खर्चा है इनका, ये रेगुलर रहेगा। फाइनेंस कॉस्ट क्यों इनका रेगुलर रहेगा, समझा सकते हो? इनका जो मेरे हिसाब से जो मार्केटिंग और इसके लिए जो भी ये अपना क्या बोलते हैं कमीशन या इनकी नहीं, जो वो इसमें नहीं आएगा अल्पेश भाई। जो कॉस्ट होती है। देखो वो यहाँ दूसरे कॉस्ट में आएगा, वो इसमें नहीं आएगा।
फाइनेंस कॉस्ट एकदम सिंपल समझो अल्पेश भाई, इन्होंने 100 रुपए की लोन दी, राइट, 100 रुपीज की, तो ये 100 लाए कहां से होंगे? एफडी, फिक्स डिपॉजिट देते हैं लोग, और दूसरा ये लोग बॉन्ड्स के द्वारा फंड रेज करते, तो उस पर भी तो इनको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। अब ये फाइनेंस की कंपनी है तो इनका सबसे बड़ा खर्चा ही फाइनेंस कॉस्ट का होगा, राइट? ओह या, तो हमेशा याद रखना, कोई भी फाइनेंस कंपनी में सबसे बड़ा कॉस्ट क्या है? फाइनेंस कॉस्ट, राइट? या ओके, अभी इनका ग्रोथ 16% से आया है, 16% से इनकी कॉस्ट बढ़ी है। मुझे और एक चीज बताओ एवरीबॉडी, इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़े कि नहीं? अभी आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, रेपो रेट उन्होंने बढ़ाया अभी। तो अगर आरबीआई ने रेट बढ़ाए तो जो भी फाइनेंस कंपनी है जो फंड इकट्ठा करती है, उनको महंगा पैसा मिलेगा कि सस्ता मिलेगा? कॉस्टली, महंगा। कॉस्टली मिलेगा, राइट? तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, ये फाइनेंस कंपनियों के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि उनको खुद को फंड महंगा मिलेगा। पर इसको नलीफाई करने के लिए फाइनेंस कंपनियां क्या करती है? जैसे बैंकों ने और फाइनेंस कंपनियों ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट बढ़े तो, या एनी आइडिया एनीबॉडी? सेविंग्स और करंट अकाउंट के ऊपर उन लोगों ने जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा बढ़ाया है। देखो, सेविंग और करंट में अगर उन्होंने, सेविंग में अगर उन्होंने इंटरेस्ट बढ़ाया है तो वो तो उन्होंने क्या इफेक्ट दिए कि भी चलो इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो थोड़ा और इंटरेस्ट दो, पर वो मेन नहीं है। मेन क्या है, उन्होंने आपके लोन के दाम भी बढ़ा दिए। देखो, मनीष मेहता ने परफेक्ट लिखा है, एम आई राइट? क्या सबके होम लोन के दाम बढ़ गए? इंटरेस्ट रेट बढ़ गया? होम लोन, पर्सनल लोन, सबके इंटरेस्ट बढ़ा दिए। इन्होंने क्या किया, जितना इनको महंगा हुआ उतना इन्होंने कस्टमर पे जाने दिया, तो उनका स्प्रेड प्रॉपर रह गया। अब अगर कोई बैंक या कंपनी कस्टमर पे महंगा इंटरेस्ट रेट नहीं जाने दे सकती है, मान लो वो कैपेबल नहीं है, तो उनका क्या होगा? उनके तो मार्जिन घट जाएंगे, है ना? बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बोलेंगे तुम इतने की लोन देते हो, मेरे को वहां से उतनी सस्ती मिलती है। तो जो कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो इंटरेस्ट रेट पास ऑन नहीं कर पाएंगे, उनके मार्जिन गिरेंगे। पर जो स्टैंडर्ड कंपनियां होती है वो रेट सीधा बढ़ा देती है और मार्जिन आपके सेट होते हैं। इनफैक्ट मैं आपको डेटा बताऊं, अभी बैंक्स के मार्जिन बढ़ गए इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण। बोलो, इंटरेस्ट रेट बढ़े पर उन्होंने भी डाल दिया कस्टमर पे स्प्रेड, तो उनका और ज्यादा हो गया। तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं आया इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, असल में आना चाहिए, पर ऑल कॉस्ट है फॉरवर्डेड, राइट? सो सी, ये आपके मेजर क्वेश्चन हमको समझ में आया कि क्लेम और फाइनेंस, इनके बड़े खर्चे, क्लेम घटेंगे, इनके प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो हम आने वाले 1-2 साल में क्या उम्मीद करें? बोलो, क्लेम बढ़ेंगे कि घटेंगे? कम हो जाएंगे। तो मतलब आपकी कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ने वाले हैं। अगर हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, लेना चाहिए। जनरल इंश्योरेंस नहीं है, लेना चाहिए, क्योंकि अभी ये बुरे दौर से गुजर रहे हैं, आने वाला दौर सुनहरा है, यहाँ से बढ़िया हमको रिकवरी मिल सकती है सब में, राइट? क्योंकि ये कॉस्ट भी साइकिल में चलते हैं, क्लेम बढ़ेंगे, कम हो जाएंगे, वापस बढ़ेंगे, वापस कम होंगे। जब बढ़ेंगे तब प्रॉफिट डाउन होंगे, शेयर सस्ते मिलेंगे, राइट? जब क्लेम कम हो जाएंगे तब प्रॉफिट अप हो जाएगा, तब ये लाइफ टाइम हाई पे होगा, तो पूरा गांव लेने को आएगा। अभी सब अच्छा है, हमें सब अच्छा है तब नहीं लेने, एडवांस में लेने। डन? यस, ओके, तो चलिए, हमने एचडीएफसी का थोड़ा डेटा यहाँ पे चेक किया अल्पेश भाई के साथ, और अगर टाइम परमिट करेगा तो हम अल्पेश भाई के साथ दूसरी कंपनी भी देखेंगे। अभी हम थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं। सो I am going forward from Alpesh Bhai to the data of Babu Raj ji. So yes, Babu Raj ji, let me check. Babu Raj ji मीटिंग में है क्या? Okay, मेरे ख्याल से I can't see बाबू राज। Okay, बाबू राज भाई ने 1, 2, 3 कंपनी पे काम किया और तीनों का काम पूरा किया है। So great बाबू राज जी। हिंदुस्तान यूनिलीवर, राइट? हिंदुस्तान यूनिलीवर एक पर्सनल प्रोडक्ट, इसे डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी की कंपनी कहेंगे। ये जो प्रोडक्ट होती है, राइट, ये
डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी में बहुत अलग अलग सब सेगमेंट होते हैं, है ना। इसमें हिंदुस्तान लीवर क्या बनाती है, देखो कितना परफेक्ट लिखा है आपने। इनका मेन टर्नओवर ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से आता है। चलो मैं ओपन करता हूं सो डेट, बाबूराज जी तो नहीं है पर उनके डेटा काम लगेंगे हमें। सो पहले मैं आपको ट्रेंड बता देता हूं, सब लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान लीवर का ट्रेंड कैसा था, मैं थोड़ा जूम करता हूं ताकि मोबाइल में भी आप लोग हो तो दिख सके। 12% का ग्रोथ H1 में, प्रॉफिट 11% से, 9 मंथ में 11% और प्रॉफिट 13%। पिछले साल 11.5%, 11%। तो ट्रेंड बिल्कुल सेट है, 11-12% के आसपास इनका सेल्स आता है। Q1 में कैसा ग्रोथ, 20% इज गुड ग्रोथ और बैड ग्रोथ और एवरेज ग्रोथ, क्या कहेंगे सब लोग? अरे यार बुरे हाल है HUL के, तो धंधा ही नहीं हो रहा है, ऐसा है क्या? गुड ग्रोथ 21% इज अ गुड ग्रोथ, राइट। और HUL के केस में ऐसा नहीं है कि पिछले साल लॉकडाउन था तो HUL का धंधा नहीं हुआ। दिस इज नेसेसिटी प्रोडक्ट, ये वो प्रोडक्ट बनाती है जिसको लॉकडाउन की इफेक्ट नहीं आती है। तो यहाँ पे कोई लो बेस वाला फंडा नहीं है, राइट। धंधा इनका Q1 में 21% से बढ़ा। हम जरूर इस साल 12-15% के सेल्स ग्रोथ की उम्मीद रखेंगे, गुड ग्रोथ। अब आता हूं मैं प्रॉफिट पे। दोस्तों प्रॉफिट इनका इन ट्रेंड था, इस बार के प्रॉफिट 14% आए। मतलब दोनों ही केस में देखो ग्रीन कलर दिख रहा है, दोनों ही केस में इंप्रूवमेंट है, राइट। ये इंप्रूवमेंट इनका स्मार्टली थोड़ा आया है। अब मार्जिन देखो तो मार्जिन थोड़े क्या हुए, 17% के मार्जिन कितने हो गए, 16%। तो मार्जिन थोड़े टूटे। चलो अपन दोनों चीज देखते, एक देखते यार ये 20% लाए किधर से, इतना धंधा किधर से आया, और दूसरा देखते ये मार्जिन किसने तोड़ा, विलन एंड हीरो। क्लियर है बाबूराज जी, आप भी रिकॉर्डिंग सुन लेना, राइट। जब भी आप देखो वी हैव कवर योर कंपनी। यहां पे पहले मैं Q1 सेगमेंट पे आ गया। दिस इज शेयर। मुझे बताओ इनका सबसे ज्यादा टर्नओवर कौन से सेगमेंट से आता है HUL का? ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, am I right? ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर और होम केयर वैसे देखा जाए तो ये दोनों एक जितना ही है। जस्ट सोचो 72% टर्नओवर ये दो सेगमेंट से आता है। तो हिंदुस्तान लीवर की जब आप बात करो तो समझ लो कि हिंदुस्तान लीवर ब्यूटी एंड पर्सनल केयर और होम केयर की कंपनी है, राइट। फूड एंड रिफ्रेशमेंट है पर इतना बड़ा पार्ट नहीं, राइट। अब ग्रोथ किधर आया, Q1 में इनको ग्रोथ पूरा मिला है होम केयर में से 29 मतलब 30% ग्रोथ। कैसा ग्रोथ है होम केयर, शानदार ग्रोथ है। तो मतलब इनकी होम केयर की सेगमेंट सुपर हिट रही। ब्यूटी एंड पर्सनल भी अच्छा रहा पर ये होम केयर ने 6 लगाई है ये बात, राइट। तो हमको ये पता चला कि ये कहाँ अच्छा काम कर रहे। अब मैं धंधा देखूं, देखो 20% का धंधा बढ़ा, खर्चा भी उतना ही बढ़ा था इनका। खर्चा अगर हम देखें किधर से बढ़ा, सोचो देखो ये स्मार्ट रहे, खर्चे को धंधे से ज्यादा बढ़ने नहीं दिया, है ना। नहीं तो इन्फ्लेशन वाले टाइम में क्या होता है, खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं इन ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के। पर हिंदुस्तान लीवर का खर्चा क्यों नहीं बढ़ा, चलो देखते हैं। सो दैट्स गुड सरप्राइज। देखो इनका सबसे बड़ा खर्चा क्या है, ये रहा बिगेस्ट कॉस्ट, रहा कि नहीं, रॉ मटेरियल। दोस्तों कभी भी कोई भी पर्सनल प्रोडक्ट की कंपनी आपके पास है, गोदरेज कंज्यूमर हो, मैरिको हो, टाटा कंज्यूमर हो, पतंजलि हो, हमेशा याद रखने का ये सारी कंपनियों का सबसे बड़ा खर्चा रॉ मटेरियल का होता है। किसका होता है, रॉ मटेरियल। अब इन्फ्लेशन बढ़े इसका मतलब ही ये होता है कि रॉ मटेरियल के दाम बढ़ गए। अब हिंदुस्तान लीवर का सोचो, इनके धंधे कितने परसेंटेज से बढ़े, 20% से। जो इनका मेन कॉस्ट है रॉ मटेरियल वो कितने से बढ़ा, या
33, तो मतलब ज्यादा बढ़ा कि कम बढ़ा? तो असल में इनके मेजर कॉस्ट तो बड़े ही है, पर HUL इज अ स्मार्ट कंपनी, उन्होंने सब मिला के कॉस्ट को मैनेज कर लिया, राइट? यही फर्क पड़ता है जब अपन अच्छी कंपनियों में निवेश करते हैं, तो वो ज्यादातर बुरे समय में आपको बचा लेते हैं। फिर जब अच्छा समय आता है ना, तो इनकी बैटिंग जबरदस्त शुरू हो जाती है। तो दे हैव वेल मैनेज्ड। इनका ये खर्चा कैसा है देखो तो, एडवर्टाइजिंग देखो, एडवर्टाइजिंग हम ये नहीं कह सकते सबसे बड़ा है, 12% का शेयर है, मतलब 30% इन्होंने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की है। क्या कहते हो? बहुत खर्चा किया है एडवर्टाइजमेंट पे दोस्तों। ज्यादातर कंपनियों ने ये साल एडवर्टाइजमेंट पे बहुत बड़ा खर्चा किया है, तो याद रखना इस चीज को। दिस ईयर इंडियन कंपनीज हैव थ्रोन देयर मनी इन एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि ये साल डिमांड मस्त है। पिछले साल कोरोना का टाइम था, कितनी भी एड बताओ माल नहीं बिकने वाला था, तो एडवर्टाइज में ये कंपनी ने खाली 3 महीने में 1300 करोड़ फेंके हैं, which is 30% more than what they spent last year, right? तो ये साल अगर एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड है, तो एडवर्टाइजमेंट की कंपनियों का क्या होगा? पैसा उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोलो? कंपनी के रिसर्च करने में ही आपको आइडियाज आती है दोस्तों। जैसे एफल है, एफल एक डिजिटल मीडिया की एडवर्टाइजमेंट की कंपनी है। जैसे जैसे रिजल्ट आते चले गए, हमने देखा ज्यादातर कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट में खर्चा बढ़ा है। हमने पहले से ध्यान रखा कि एप्पल के टर्नओवर बढ़ के आए। देखो एप्पल के रिजल्ट कैसे आए, सॉलिड सेल्स ग्रोथ। ये पता रहे जब लोग स्पेंड कर ही रहे तो उसको पैसे क्यों नहीं मिलेंगे, राइट? सो यू कैन को रिलेट दिस टाइप ऑफ थिंग्स। मैं यहाँ HUL से अभी बाहर आ जाता हूँ। लाइफ टाइम हाई की ओर आप देख रहे हो, और देखोगे क्यों ना देखो। ऐसे रिजल्ट हो, इन्फ्लेशन वाले पीरियड में भी अगर ऐसे रिजल्ट होंगे तो कंपनियां किधर जाएगी जब सब कुछ अच्छा होगा। सो नाउ आई एम मूविंग टू डॉक्टर विमल। या डॉक्टर विमल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। लेट मी चेक, विमल भाई है क्या? ओ या यस, विमल भाई आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। यस सर। या सो विमल भाई, 2 कंपनी आपके पास, BEL एंड पीडीलाइट, राइट? तो कौन सी कंपनी ओपन करूं, आप बोलो वो। पीडीलाइट सर। पीडीलाइट, चलो पीडीलाइट। अब पीडीलाइट स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है, राइट? पर ये लोग तो ब्रांड बनाते हैं। अब ये ट्रेंड आपने डाल दिया, चलो पहले ट्रेंड देख ले अपन, अभी तक क्या था और अब क्या है। 65-47 पिछले साल का नतीजा 16%। अब पीडीलाइट जो फील्ड में काम करता है, उनको पिछले साल कोविड का इफेक्ट था, तो Q1 पिछले साल बिल्कुल धंधा नहीं था, बराबर विमल भाई? लास्ट ईयर Q1। फिर जैसे जैसे साल आता गया, टर्नओवर आता गया, तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमने कितना ग्रोथ देखा इधर? 16%। प्रॉफिट कितना था? 2%। ओनली 2%। ओके। मार्जिन इनके 15% थे, बराबर? लास्ट ईयर का बात है। अभी Q1 के क्या हाल? धंधा कितना आया सर? 60। कैसा टर्नओवर है सर? वेरी गुड सर। एकदम बढ़िया डिमांड है। पर पीडीलाइट में अगेन हमें देखना पड़ेगा कि लास्ट ईयर Q1 में लो बेस होगा, बराबर? क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम बंद होंगे उस समय कोविड के कारण, राइट? 60% है, बहुत अच्छा है। पर हम ये मानेंगे जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, ये थोड़ा कूल ऑफ होके 20% जितना होगा। तो हम उम्मीद कितनी करेंगे इधर? 20%। कंजर्वेटिव 20%। अच्छा है तो अच्छा ही है ना। पर हम जो एस्टिमेट लें उससे पूरे रिजल्ट नहीं आने चाहिए, हमेशा याद रखने का, थोड़ा कम सोचो, बराबर है? ओके सर। ओके, सो 20% सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट कैसे आने चाहिए सर? Q1 में 65% है। इनके मार्जिन खाली 3% नहीं होंगे, देखा आपने? देखने दो तो मेरे को Q1 कहाँ गए मार्जिन आपके? अच्छा, ये नहीं लिखने का विमल भाई, देखो आपने मार्जिन का ग्रोथ लिखा है, मार्जिन ग्रोथ नहीं, एक्चुअल मार्जिन लिखने का। ओके सर। इधर जो है मतलब Q1 में कंपनी ने धंधा किया, प्रॉफिट किया, आखिर में उनके पास कितना मार्जिन बचा?
ये कितनी फिगर है? 11% सर। 11.5। तो हम ये मानेंगे कि पीडीलाइट 11.5% मार्जिन पे अभी है। डन सर? यस सर। ये पिछले साल से कम है कि ज्यादा है? मतलब जो ट्रेंड था उससे थोड़ा कम हुआ है मार्जिन, राइट? देखो यहाँ पे भी लास्ट ईयर से बड़ा है, बराबर है? एक मिनट, Q1 पिछले साल से, ओके। अब ये मार्जिन है, हम अभी ये उम्मीद करेंगे 20% से सेल्स ग्रोथ और 20% से प्रॉफिट ग्रोथ हो, कम से कम इतना तो हमको मिलना है, राइट? और मैं ये उम्मीद करूंगा कि इनके मार्जिन चलो अभी 11.5% के आसपास रहने दो, बराबर है? ओके। इनका जो कॉस्ट है, मेजर कॉस्ट, वो क्या है? रॉ मटेरियल है सर। यहाँ में आ गया आपके मेजर कॉस्ट में, ओके। रॉ मटेरियल में इनका 60% हिस्सा है। इसका मतलब क्लियर है विमल भाई कि जितने रॉ मटेरियल के दाम बढ़ेंगे वो इनको बहुत हैरान करेंगे, क्योंकि वही इनका बड़ा खर्चा है। सही बात है सर? यस सर। 60 मीन्स बिग। और रॉ मटेरियल के दाम कितने बढ़े हैं? 67%। 67%। सर सेल्स कितने से बढ़ा था इनका Q1 में? 60%। और रॉ मटेरियल के दाम कितने बढ़े? 67। तो ये रॉ मटेरियल के दाम भी 60% ही बढ़ने चाहिए थे, पर थोड़े ज्यादा बढ़े, राइट? यस सर। तो ये ओवरऑल हमारे प्रॉफिट को तोड़ने की क्षमता रखता है, राइट? अब जैसे अभी हमने देखा कि इन्फ्लेशन तो अभी हाई है, लेकिन अभी जो इन्फ्लेशन के डेटा है वो पिछले Q-on-Q, इससे पहले जो इन्फ्लेशन था उससे थोड़े कम हुए, और ये उम्मीद है कि Q3, Q4 तक इन्फ्लेशन और थोड़ा थोड़ा हल्का हो जाएगा, और Q1 अगले साल जब हम आएंगे तब वापस से इन्फ्लेशन नॉर्मल हो गया होगा, 4% के आसपास आ जाएगा। तो ये इन्फ्लेशन की ट्रेंड आपको क्या कहती है? हाल बुरा होने वाला है कि अच्छा होने वाला है? अच्छा होने वाला है, इन्फ्लेशन कम होगा तो। इन्फ्लेशन कम मतलब अपने रॉ मटेरियल के जो ये खर्चे है, ये 67 है, ये और कम हो जाएंगे। तो इसकी डायरेक्ट इफेक्ट किधर आएगी? मार्जिन पे आएगी। मार्जिन एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बताया विमल भाई। इसकी डायरेक्ट इफेक्ट प्रॉफिट पे आएगी, राइट? प्रॉफिट मार्जिन पे आएगी। यस। क्लियर है? यस सर। क्रूड देखा जाता है, जैसे क्रूड बढ़ता है तो एशियन पेंट, पीडीलाइट जैसी कंपनियों के लिए अच्छा नहीं है, रॉ मटेरियल का एक पार्ट है। ओके। अभी क्रूड मैंने बताया 3 महीने के लो पे आ गया, राइट? हम 100 प्लस थे और अभी 80 रुपीज आ गए। तो अगर क्रूड ये जुलाई, अगस्त, सितंबर में कंफर्टेबल जोन में है, तो इनके मार्जिन अभी जो Q2 के रिजल्ट आएंगे उसमें सुधरेंगे कि बिगड़ेंगे? सुधरेंगे सर। सुधरेंगे। देखो बुरे से बुरा हाल था, तब भी ये 11% मार्जिन लेके आए, तो अभी क्रूड डाउन तो इनके मार्जिन बढ़िया होंगे। तो हम इस साल पीडीलाइट में लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट की उम्मीद करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर, डेफिनेटली। 100%। तो पीडीलाइट को तो दौड़ना है फिर। जितना Yes. क्रूड कंट्रोल में उतना पीडीलाइट के लिए एकदम खुशखबरी। डन सर? यस सर। और सर मैंने एक हाँ जी। नोटिस किया, जो भी हाँ, हाँ। ईयर मैंने रिजल्ट सर्च आउट किया बीएससी साइट्स, मैंने हाँ, ये नोटिस किया कि मई महीने से जून महीने तक पीडीलाइट का भाव हमेशा कंप्रोमाइज रहता है, और आफ्टर जून अप टू दिवाली वो बहुत राइज होता है, एंड दैट इज अ ट्रेंड फ्रॉम ईयर टू ईयर। सो इट इज ओके। टू कंस्ट्रक्शन एंड ऑल दिस थिंग्स। वो तो है ही ना, मार्च कंस्ट्रक्शन महीने के के साथ तो बाद इनका कंसर्न है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ कारण होंगे, जैसे पिछले 2-3 साल से तो हमको पता है ये Q1 में हाल बुरे, राइट? 2-2 साल से कोविड हैरान कर रहा है, राइट? तो उसके कारण तो Q1 में सब ये मैंने करेक्शन में थे, लेकिन कंसेक्यूटिव हिस्टोरिकल ऐसा देखा। है तो देखना पड़े, बराबर है? कोई Yes. बात नहीं, अब ये पॉइंट को नोट कीजिएगा, राइट? और हम जब इनकी हिस्ट्री देखेंगे अभी भाव की, मंथ ऑन मंथ, हम लोग Yes. आगे वाले समय में ये एक्सरसाइज भी करेंगे, उस समय अपन ये देख लेंगे, बराबर? Yes. ओके या तो यहाँ पे हमारी आइडिया क्लियर हुई, सेल्स बढ़िया, प्रॉफिट बढ़िया। ये क्या है सर सेगमेंट?
सर उन्होंने जो कंज्यूमर सेगमेंट्स में सब कुछ 2 ही सेगमेंट डाले हैं उनके बैलेंस शीट को, और कंज्यूमर सेगमेंट में जो रूटीन चीज बेचते हैं यानी फेविक्विक, फेविकॉल वगैरह, जो डायरेक्ट ही ग्राहक परचेस कर सके, राइट, डाली है। और B2B में वो जो इंडस्ट्रीज को सेल करते हैं बड़ी बड़ी, बराबर है, वो बिजनेस टू बिजनेस ऐसा उन्होंने लिखा था बैलेंस शीट में। बराबर है। मतलब बिजनेस टू बिजनेस, यहाँ पे कंज्यूमर नहीं है, रिटेल कंज्यूमर नहीं है। जैसे रियल एस्टेट की कंपनियां होंगी, गोदरेज प्रॉपर्टी जैसी, राइट। अब वो रिटेलर नहीं है कि जो एक एक दुकान में लेने जाएंगे, तो ऐसी कंपनियों को इनकी एक अलग वर्टिकल होती है। ये वर्टिकल क्या करती है, सिर्फ इंडस्ट्री को, डायरेक्ट कॉर्पोरेट को टारगेट करती है और वहां से टर्नओवर डायरेक्ट लाने का प्रयास करते हैं, राइट। तो वह वो भी उनका अच्छा कर रहा है, 23% शेयर देने लगा है। ये इन्होंने कुछ समय पहले ही चालू किया था, ग्रोथ भी अच्छा है, राइट। तो ये एक नए प्रकार का धंधा हुआ इनका, जो और अच्छे मार्जिन देगा, बराबर ना। डायरेक्टली होलसेल में एक बड़ा टर्नओवर फ्यू कस्टमर से आ जाता है। यस सर, बराबर है सर, या सो चलिए, ओवरऑल वंडरफुल वर्क। और अभी हम पीडीलाइट से बाहर निकल जाते हैं एंड आई एम मूविंग लिटिल बिट फर्दर। चलो, डॉक्टर विमल ने पीडीलाइट पे काम किया, इनको इंफॉर्मेशन मिले। राजस शाह, मैंने चेक किया था, राजस शाह ने जो ये मेजर पोस्ट वाला है वो अभी काम नहीं किया हुआ है, तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा। रियान शीशा, यस, आपका भी पीवीआर का डेटा नहीं था, अंदर भी नहीं है, सो आई एम मूविंग फर्दर। साना पावीवाला, ओके साना, आपने भी काफी कंपनियों पे काम किया है, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। मेरे ख्याल से यू हैव कवर्ड अराउंड 11 कंपनीज, ग्रेट। या साना, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। So let me check either Sana is there or not. Okay, मेरे ख्याल से Sana is not there in meeting, but let us check her one company, right? तो यहाँ पे इतनी सारी कंपनियां हैं जिसपे उन्होंने काम किया है, एफएल, गोदरेज कंज्यूमर। अभी ये चॉइस आप लोगों की, आप चैट बॉक्स में लिखो, वो कंपनी हम ओपन करते हैं। एफएल, गोदरेज कंज्यूमर, आईटीसी, जुबिलेंट फूड, कजारिया, पेज इंडस्ट्री, इन्होंने तो पोर्टफोलियो जोरदार बना दिया है। हाँ, सब धुआंधार कंपनियां, ग्रेट। चलो एफएल ओपन करते हैं, विमल भाई ने बताया। सो अभी मैंने आपको एफएल की बात की थी एडवांस में, कि एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंडिंग सबका बढ़ा है। अभी ये गोदरेज का ओपन करो, इन्होंने खर्चा बढ़ाया, कजारिया ने बढ़ाया, जुबिलेंट ने बढ़ाया, हर कंपनी इस बार एडवर्टाइजमेंट में धूम खर्चा कर रही है। तो एफएल का धंधा कैसा होगा, जस्ट एस्टिमेट लगाओ। चलो, हाँ, अच्छा होगा कि नहीं? लेट मी ओपन। सो हियर इज द एफएल एंड मैं उसका करंट ट्रेंड पहले देख लूं। देखो ट्रेंड क्या था इनका, 91% सेल्स ग्रोथ, 83% प्रॉफिट ग्रोथ, मार्जिन अच्छे, तो धंधा इनका बरकरार था। 9 मंथ में भी डबल धंधा। यही ब्यूटी होती है इमर्जिंग कंपनी की। इमर्जिंग कंपनियों में आपको सेल्स ग्रोथ बढ़िया मिलता है, राइट। फिर एनुअल में कैसा धंधा है देखो, सेम, मतलब पूरे साल का क्लोजिंग भी इन्होंने डबल टर्नओवर से किया, तो दैट्स रियली वंडरफुल। पर प्रॉफिट इनके टूटे थे, देखो, है ना। 91 के प्रॉफिट सीधे 59 हो गए, मार्जिन इनके डाउन हो गए। देखो साना ने भी मेरे ख्याल से मार्जिन का ग्रोथ और डीग्रोथ लिखा है, ये नहीं लिखने का, यहाँ पे एक्चुअल मार्जिन लिखने का। व्हाट इज योर रियल मार्जिन और व्हाट वाज योर रियल मार्जिन ड्यूरिंग 9 मंथ, राइट। अभी हम चलो Q1 के रिजल्ट पे आते हैं। Q1 में भी अगेन 129, ये 100 ऑलरेडी ज्यादा था, मतलब 100 मतलब ये खतरनाक ग्रोथ था। तो हम उम्मीद करते कि इस साल थोड़ा कूल ऑफ हो जाए, पर ये कूल ऑफ होने की बजाय ये तो और बाउंस हो रहा है। 129% सेल्स ग्रोथ इज अमेजिंग सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट इनके अच्छे नहीं है, राइट और रॉन्ग? देखो हकीकत ले लेने की, अपनी कंपनी हो तो भी क्या हुआ, धंधे इनके मस्त बढ़े हैं, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, पर प्रॉफिट इनके अफेक्टेड है। देखो 129% से धंधे बढ़े, तो प्रॉफिट कितने से बढ़ने चाहिए, इतने से तो बढ़ने ही चाहिए ना। बट एज देयर प्रॉफिट्स आर नॉट ग्रोइंग, कुछ है जो हमें चेक करना चाहिए, राइट। सो हियर लेट अस चेक व्हाट इज देयर। हम लोग डायरेक्टली
Q1 के डेटा में आ जाते। वेयर इज देयर, इधर है, इधर। चलो, धंधा 129% से बढ़ा, खर्चे कितने परसेंटेज से बढ़े? 134। मतलब धंधे से थोड़े ज्यादा खर्चे बढ़े, बराबर की नहीं? और प्रॉफिट इसीलिए उनके धंधे जितने नहीं बढ़े, धंधे से कम बढ़े, 55%। तो ये कौन है जो मेरे खर्चे को बढ़ा रहा है, ये देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि 129% का अमेजिंग ग्रोथ ये किधर से लाते हैं यार, राइट? तो यस, देखो, चलो बहुत अच्छा, साना ने सेगमेंटल भी काम किया हुआ है, रीजनल सेगमेंट, राइट? मतलब कौन से रीजन से टर्नओवर आता है। तो एफएल को इंडिया में से टर्नओवर कितना आता है? 30%। और बाकी का 70% टर्नओवर ये किधर से लाते हैं? आउट ऑफ इंडिया। देखो, ये सब डेटा अगर आप लोगे, कितनी बढ़िया आइडिया रहेगी आपको। कोई किसी को पूछने की जरूर नहीं है ये कंपनी क्या करती है, किधर से करती है, कहाँ है। एवरीथिंग इज इन योर डेटा। 30% इंडिया, 70% इंटरनेशनल बिजनेस। इनका बड़ा ज्यादा क्या है? देखो, इंडिया का बिजनेस खाली 30% बढ़ा है, पर रियल ग्रोथ किधर आया है? आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आउटसाइड इंडिया का बिजनेस इनका बढ़िया बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है एफएल क्या करती है, अलग अलग कंट्री में डेवलप करती जा रही है। तो नई नई कंट्रीज लेती जाती है, तो हमारी इंडियन कंपनी है। तो इन्होंने कुछ और कंट्रीज इंक्लूड की। जब कुछ और कंट्री इंक्लूड की तो इससे उनको अच्छा ग्रोथ मिला है, राइट? पर चलो, हकीकत यह है आउट ऑफ इंडिया से तगड़ा ग्रोथ, और मेजर शेयर आउट ऑफ इंडिया का है। तो हमको पता चल गया धंधा किधर से लाते हैं ये लोग। दोस्तों, ऐसी जो कंपनी होती है ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार से ग्रोथ करती है। ऑर्गेनिक मतलब मैं मेरे खुद के दम पे जो बिजनेस करूंगा, दैट इज ऑर्गेनिक ग्रोथ। इनऑर्गेनिक मतलब बुरे माहौल में कुछ कंपनियां वीक होती जाती है, वो वीक होती हुई कंपनियां ये लोग खरीद लेते हैं, क्योंकि ये पावरफुल होते हैं। हर अच्छी कंपनी, हर बड़ी कंपनी ये करती है। बुरे समय में कंपनियों के पैसे, फंड खाली हो जाते हैं, तो ये लोग उनको लेते हैं। तो एफएल का जो ये ग्रोथ आया है, ये दोनों प्रकार से आया है, ऑर्गेनिकली एंड इनऑर्गेनिकली, राइट? पर चलो, हकीकत है धंधा बड़ा है। अब खर्चा कौन कर गया इतना सारा? फ्रॉम वेयर? 134% का इतना बड़ा खर्चा किधर से आया? देखो, किसका है बड़ा शेयर? इन्वेंट्री एंड डेटा, राइट? इन्वेंट्री एंड डेटा, इनका सब, एक मिनट, टोटल कॉस्ट 95। नहीं, कुछ यहाँ पे गलत है। तो साना को मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये डेटा को वापस देखे। क्यों मैं बता रहा हूं? देखो, ये सबका टोटल 95 हो रहा है, राइट? पर असल में टोटल कॉस्ट कितनी है? 290 है। तो कुछ मिस कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? कुछ एक दो कॉलम आपके रह गए सारा। सो प्लीज रीचेक इट, क्योंकि ये डेटा बराबर नहीं है ना? ये 290 आना चाहिए जो 95 है, और ये 124 यानी पिछले क्वार्टर का खर्चा 124 आना चाहिए जो खाली 69 है। सो देयर इज अ प्रॉब्लम। देखो, आपका खर्चा भी खाली 36% बता रहा है, असल में कितना बढ़ा है? सी हियर, 134% का खर्चा बढ़ा, जो इधर मैच नहीं हो रहा है। सो यू नीड टू रीचेक दिस डेटा। ओके, चलो, तो यहां से हमें बाहर निकल जाना होगा, राइट? हमने कुछ डेटा यहाँ पे एफएल के भी चेक किए, एंड आई होप जैसे जैसे आप अलग अलग कंपनी देख रहे हो, धीमे धीमे आपके डेटा क्लियर होते जाएंगे, राइट? पर ये सब पता हो तो आपको कब एग्रेसिव होना है, कब हल्का होना है, ये सब चीज पता रहेगी। ओके, सो आई एम अगेन गोइंग टूवर्ड्स मेन डेटा, और साना का डेटा हमने चेक किया अभी। शैलेश भाई, यस शैलेश भाई, आपने भी देखो 9 कंपनियों में काम किया है, सो दैट्स ग्रेट, और सब कंपनियों में पूरा काम किया है, बहुत अच्छा। शैलेश भाई, कौन सी कंपनी लेंगे बोलो आप, आपकी चॉइस। HDFC लाइफ सर। ओके, तो ये तो गड़बड़ वाली कंपनी ले ली। अभी हमने देखा ना HDFC लाइफ में क्या हुआ है, राइट? चलो वापस से ले लेते हैं इसको।
अभी यहाँ पे थोड़ा डिटेल में स्टडी हो जाएगा हमारा। सर ट्रेंड कैसा था एचडीएफसी लाइफ का? सर ग्रोथ तो है। मतलब हम लाइफ इंश्योरेंस में ये नहीं कह सकते ग्रोथ नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर में से एक जो हमें इधर से दिख रहा है, राइट। अब अभी क्वार्टर वन में और ज्यादा अच्छा ग्रोथ आया हमारा 20 का 30। जी तो मतलब लोग जी सर, प्रीमियम जी बढ़ते जा रहे हैं, वी शुड स्टे पॉजिटिव। बिल्कुल। अब प्रॉफिट कैसे थे बिल्कुल इनके अभी तक के? प्रॉफिट पिटे हुए थे बिकॉज ऑफ कोविड। प्रॉफिट पिटे हुए थे, राइट। और अभी प्रॉफिट कैसे आए? अभी अच्छा है, ये क्वार्टर बहुत अच्छा है ओके, तो लास्ट। या ये क्वार्टर इनका अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी सुधरी है, राइट। पर इनके मार्जिन ये -6 क्या लिखा है आपने? ग्रोथ लिखा है? डी ग्रोथ? नहीं, हाँ डी ग्रोथ है। ओके, देखो यहाँ क्या लिखने का, इधर गया मार्जिन, ये है 3.3, तो इधर 3.3 लिखने का, राइट। क्योंकि हमें इधर ग्रोथ डी ग्रोथ नहीं जानना है, हमें इधर क्या जानना है कि क्वार्टर वन में एचडीएफसी लाइफ के मार्जिन कितने थे, बराबर है। ओके सर। तो मैंने यहाँ पे आपके मार्जिन लिख दिए। अब मैं आपका क्वार्टर वन का एक्चुअल डेटा देख लेता हूँ। ओके, आपने 9870756, ओके, 30% से आपके धंधे बड़े हैं क्वार्टर वन के। ये आपने प्रीमियम इनकम लिया हुआ? हाँ सर, नेट प्रीमियम लिया है। ओके, टोटल इनकम नहीं लिया है? नहीं सर, टोटल नहीं दिया, मुझे लगा नेट प्रीमियम, राइट। नेट इनकम। ओके, देखो टोटल इनकम लेते तो ये डी ग्रोथ आता। ओके, क्योंकि टोटल इनकम अफेक्टेड है, हमने अभी बात की यील्ड की वजह से, राइट जी। पर आपने प्रीमियम इनकम लिया है, तो देखो एचडीएफसी की आइडिया क्लियर है कि प्रीमियम इनकम 31% से बढ़ी, राइट। अगर इसमें हम टोटल इनकम ऐड करें तो बहुत बुरे हाल, ओके, राइट। तो आप एक बार देख लेना आपकी आइडिया के लिए। हमेशा क्या करने का, जब लाइफ इंश्योरेंस का रिसर्च करते हो, इनकम के नीचे जैसे इधर लिख दो प्रीमियम इनकम है ये, और इसके नीचे टोटल इनकम भी लिखो, राइट। क्योंकि हर साल आपको टोटल इनकम से भी फायदा होने वाला है, तो हमें टोटल इनकम कंसीडर करनी चाहिए यहाँ। ओके सर, राइट। मार्जिन आपके डिक्रीज हुए हैं, टोटल प्रीमियम, रिन्यूअल, अच्छा ये डेटा भी लिया है आपने, रिन्यूअल प्रीमियम, न्यू बिजनेस प्रीमियम एंड टोटल प्रीमियम। आपने देखा होगा शैलेश भाई कि कंपनी अपने रिपोर्ट में लिखती है कि हमारे पास न्यू बिजनेस प्रीमियम इतना आया, तो न्यू बिजनेस प्रीमियम को क्यों ये लोग हाईलाइट करते हैं? इसलिए क्योंकि फ्यूचर बिजनेस ऐड ऑन होता जाएगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही शैलेश भाई। देखो रिन्यूअल बिजनेस तो एक बार जो धंधा आ गया, अब रिन्यूअल तो आना ही है ना। आपने एक बार एचडीएफसी लाइफ का पॉलिसी ली, अब आप हर साल रिन्यूअल भरोगे, राइट। पर जो नया प्रीमियम आया फर्स्ट टाइम, जैसे ये इस बार 5,000 करोड़ का नया प्रीमियम आया, तो एचडीएफसी की एश्योरिटी हो जाती है कि आने वाले 3 साल तक इतने ही प्रीमियम और आने ही वाले, राइट। बिल्कुल। न्यू बिजनेस प्रीमियम बढ़ता रहना चाहिए, ये एक माइक्रो डेटा इंडिकेटर है लाइफ इंश्योरेंस का, बराबर है। अभी मैं मेजर कॉस्ट में चला जाता हूँ। ओके, मेजर कॉस्ट कैसे है इनके? सबसे बड़ा खर्चा क्या है इनका सर? जो बेनिफिट्स पे करते हैं वो, राइट। जो ये लोग बेनिफिट्स पे करते हैं, राइट। अब वो इस बार कैसे रहे, कितना ग्रोथ आया उसमें? 25%। तो धंधे से कम, राइट। तो जो पे किया है वो कम किया है, दिस इज पॉजिटिव, राइट। जी बराबर ना। जो सबसे बड़ा खर्चा जो इनका है वो कम हुआ है। और ये जो है एक्चुअरियल लायबिलिटी, ये इनका कैसा है? ये बहुत बुरा है, मेरे ख्याल से 46% का डीग्रोथ, सॉरी 138% का ये हुआ डीग्रोथ। देखो असल में ये हर साल आएगा, पर थोड़ा थोड़ा आएगा। इसका एक वेटेज होता है, जैसे ये 13% है, ये 10% है, वैसे ये भी 10% होगा। पर इस बार ये हमारे लिए पॉजिटिव है,
खर्चे में सब प्लस वाली चीजें नेगेटिव हमारे लिए, तो माइनस वाली चीज हमारे लिए पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव होगी। ओके, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होगी, बिल्कुल। या देखो जो प्रोविजंस जी। और जो इनको हर बार करने पड़ते थे, इस बार अभी कम जी। क्लेम आने की उम्मीद है, तो ये लायबिलिटी इनकी डिक्रीज यस। होगी। सो दिस इज वेरी पॉजिटिव, बराबर है। यस। तो यस इनका सर, यस। रेगुलर हर क्वार्टर में आप देखोगे तो ये खर्चा हमेशा रहेगा, बेनिफिट्स पेड, राइट, ये जी रेगुलर सर। रहता जाएगा। ये ही इनका मेन और मेजर कॉस्ट है, जिसमें क्लेम्स और बेनिफिट जो होते हैं, जो ये लोग पे करते हैं, दोनों चीज इसके अंदर आ जाती है। बराबर है सर? डन यस एकदम? यस। ओके। डन सर, डन। या तो लाइफ इंश्योरेंस से हम उम्मीद करेंगे, देखो ये ग्रोइंग सेक्टर है, अभी थोड़े बुरे हाल है, पर आने वाले 2-3 सालों में मैं उम्मीद करूंगा कि हमें यहाँ पे मल्टी ईयर रैली मिलेगी, क्योंकि प्रीमियम भर भर के लोग भर रहे हैं, क्लेम्स धीमे धीमे कम होते जा रहे हैं, तो हम सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को बढ़िया प्रॉफिट करता हुआ 2-3 साल में देखने वाले हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एट फेयर वैल्यू, सस्ता, बराबर है? जी सर, जी। सो मैं आपके इस डेटा से बाहर निकल जाता हूं और नेक्स्ट मकरंद किनीकर। ओके, सो लेट मी चेक, मेरे ख्याल से मकरंद भाई ने यहाँ पे तो डेटा नहीं लिखा है, लेट मी चेक। मकरंद भाई आप हो कि नहीं मीटिंग में? यस यस मकरंद जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, और ये मैं क्या देख रहा हूँ, शैलेश भाई ने रुचि सोया पे भी काम किया है। हाँ शैलेश भाई, आपने रुचि सोया पे काम किया था? जी सर, जी ये सर। तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कंपनी एक टाइम पे बंद हो गई थी, बराबर ना? जी सर, बिल्कुल सर। मतलब आईबीसी के हस्तक थी, फिर इनको बेचना पड़ा, रुचि पतंजलि ने खरीदा, तो फाया इसका डेटा आपको पूरा करना। हाँ सर, किया है, गुड मतलब गुड। आपने जिस तरह से बताया उससे से किया तो। राइट, और प्रयास करने का, देखो ये सिंपल सिंपल कंपनी पहले कर लेना, फिर ऐसी मुश्किल कंपनियां भी लेने की, राइट, ताकि क्या है कि इसमें बहुत सी नई आइडियाज आएगी। सो गुड, आपने बहुत अच्छा किया, रुचि सोया को लिया। मेरे ख्याल से मकरन जी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे, राइट, सो आई एम मूविंग फर्दर। और जो भी कंपनियां आप लोगों ने यहाँ पे चेक किए दोस्तों, सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे की कंपनियों को जाके चेक करो। देखो ब्रिटानिया का क्या है मेजर खर्चा, देखो ब्रिटानिया किधर से धंधा लाता है, सीडीएसएल का मेन खर्चा क्या है। अभी 6 करोड़ नए, 6 नहीं सॉरी 7 करोड़ अकाउंट पे ये सीडीएसएल पहुंच गया, हिस्ट्री हो गई, क्योंकि ये 2 सालों में रिकॉर्ड ब्रेकिंग अकाउंट ओपन हुए हैं। तो जैसे खबर आई कि सीडीएसएल के एक लाइफ टाइम हाई अकाउंट बने 7 करोड़, सीधा सीडीएसएल में रिकवरी आनी चालू हो गई। तो ये सब चीजें फंडामेंटल के साथ जुड़ी होती है, अपने को पता रहना चाहिए क्या बेस में क्या चेंज आया तो इसके रिजल्ट सुधरेंगे, बराबर है? सो या अभी हम लोग नेक्स्ट वीक क्या करेंगे, देखो हमने फंडामेंटल्स में काफी अलग अलग पहलू पे दोस्तों चर्चा की, राइट, हमने इकोनॉमी को समझा, और यही इकोनॉमी के साथ देखो आपकी ये सब कंपनियां कैसे जुड़ी हुई है। इकोनॉमी, ग्रोइंग इंडस्ट्री, डिमांडिंग इंडस्ट्री। अभी पता चला मैं आपको क्यों डिमांडिंग इंडस्ट्री बता रहा था पहले से, क्योंकि अगर ग्रोथ आएगा नहीं, सेल्स ग्रोथ, एक तो यार अच्छा सेल्स ग्रोथ आएगा उसको भी इन्फ्लेशन खाने वाला है, और फिर अगर आपकी कंपनी 5-6% से बढ़ी तो अपने आप कुछ लगने वाला नहीं है, 10 साल कंपनी रखेंगे तो भी, है कि नहीं? 10-10 साल आपकी कंपनी पड़ी रहेगी डीमेट में, कभी चलेगी नहीं। इसीलिए हमें बढ़िया ग्रोथ वाली कंपनियां चाहिए। वी नीड अवर कंपनी टू ग्रो बाय 12 to 15%, तब जाके ये 12% का प्रॉफिट सेल्स प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा, राइट। क्वालिटी कंपनीज ढूंढना हमने सीखा। अब अगर आपने अच्छी क्वालिटी की कंपनी सिलेक्ट नहीं की तो भले धंधा किया उसने 15%, प्रॉफिट बढ़ेंगे ही नहीं उसके। अब 10-10 साल वेट करके बैठे रहोगे, प्रॉफिट नहीं आएंगे, कभी इधर खर्चा कर देगी, कभी उधर खर्चा कर देगी, और हर साल नई कहानी होगी। तो इसीलिए क्वालिटी कंपनी में रहेंगे तभी आपको बिजनेस ग्रोथ का वैल्यू ग्रोथ में कन्वर्जन मिलेगा। हम सब शेयर लेके बैठते तो हमें वैल्यू का फायदा होता है,
ये कब बढ़ेगी वैल्यू? जब प्रॉफिट बढ़ेगी। इसीलिए हमने क्वालिटी कंपनियां देखी थी। ऑलराइट, फिर हमने पूरा फेयर वैल्यू देखा, हिस्ट्री देखा, कहीं कुछ गलत काम तो नहीं किए, गड़बड़ी तो नहीं है कहीं पे। क्या बिहेवियर था जब धंधे टूटे, क्या बिहेवियर था जब प्रॉफिट टूटे, उससे हमने फ्यूचर पहले से प्रेडिक्ट करके रख दिया। देखो ये सब कंपनियों का फ्यूचर प्रेडिक्टेड है, एकदम बढ़िया है। पर मैं कब खरीदूं? मौके भी तो मिलने चाहिए। इसीलिए आपने ट्रेंड देखा, मेजर कॉस्ट देखा, ताकि आपको पता रहे आपकी कंपनियों में प्रॉब्लम कब कब आ रहे हैं। सेगमेंटल रेवेन्यू देखा, ताकि आपको अलग अलग सेगमेंट आपकी कंपनी के पता रहे। राइट, दिस ऑल थिंग्स आर, ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर सिंपल सिंपल चीजें हैं जो बहुत आगे ले जा सकती है। और ज्यादातर इन्वेस्टर को सिंपल चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता है, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें करेंगे कि उनको याद नहीं रहेगा मैंने क्या किया। राइट, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इज सिंपल। हो सकता है ये इजी ना हो, क्योंकि रोज हमारे दिमाग में कुछ नई चीजें सवार हो जाएगी। ये सिंपल है, इजी हो सकता है ना भी हो। अब नेक्स्ट, अगले हफ्ते हम लोगों को अभी भी कुछ चीजें चेक करनी है। हमने चेक करना है कि हमने ये जब कंपनियों का लिस्ट बनाया, अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, उसमें जो बड़े निवेशक हैं, हमने बहुत बार कहा है कि एफआईआई इंडिया में तब से है जब इंडिया में रोड अच्छे नहीं थे। हम लोग तो बहुत गाली देते अपनी खुद की कंट्री को, भला बुरा रोज बोलते रहते, पर ये एफआईआई को क्या था? ये इंडिया में तब से थे जब रोड अच्छे नहीं थे, बिजली अच्छी नहीं थी, 24 और 7 डेज, बुरे हाल थे, तब एफआईआई थे, अभी तक है और अभी और पैसा डालने वाले। तो ये एफआईआई ने इंडिया में क्या देखा, उन्होंने कैसे धीमे धीमे करके जहां पे उनको कंपनियां पसंद आती गई, स्टेक घटाया नहीं है, स्टेक बढ़ाते गए। ये कैसे स्टेक बढ़ाते हैं, कैसे म्यूचुअल फंड्स की कंपनियों ने स्टेक बढ़ाया, और ये सब कुंडली मार के बड़ी बड़ी कंपनियों में बैठे हुए हैं, ये छोड़ेंगे नहीं। वो नागमणि के ऊपर बैठे हुए, वो मणि आपके हाथ नहीं आने देंगे, क्योंकि हमारी आदत क्या होती है? रोज कंपनियां बदलने की। इनकी आदत क्या है? कंपनी एक बार ली, आज 100 करोड़ का प्रॉफिट करती है, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, 1000 करोड़ का प्रॉफिट करेगी, 100 करोड़ तो मेरे को ही मिलेंगे। ऐसा इन लोगों की थिंकिंग होती है। और रिटेलर्स होता है, कल किसने देखा है, कल ये हो गया तो कल गिर गया तो शेयर। तो वो ये छोटी छोटी बातों से बाहर नहीं निकलते, उनको बड़ा पिक्चर नहीं दिखता है। अगला हफ्ता हमारा यही बड़ा पिक्चर का है, कैसे एफआईआई म्यूचुअल फंड अपना स्टेक धीमे धीमे बढ़ाते हैं, कब वो धीमे से हल्के होते हैं, कब वो बाय करते हैं, कैसे आपको पता चले कि उन्होंने कल बाय किया है। असल में होना ये चाहिए, आप बाय करो और 10-15 दिन बाद खबर मिले कि फिडिलिटी ने बाय किया है। 10-15 दिन बाद, आप पहले नहीं, पहले आपका बाइंग होना चाहिए फिर उनका। ये रिदम बैठना चाहिए। राइट, मतलब मैं विचार मिलने की बात कर रहा हूं। बहुत लोग कॉपी करते हैं, सब म्यूचुअल फंड देख लिए किसके पास क्या माल है, अब म्यूचुअल फंड जो बेचने वाले वही ये लोग फिर लेके बैठ जाते हैं, उनको लगता है ये बड़ा स्टेक है। ऐसा नहीं करने का, खुद की कंपनियां सिलेक्ट करने की, फिर ट्रैक करो, जो आपके पास है वो ही धीमे धीमे बढ़ेगा इन बड़े बड़े फंड्स में। सो ये सब चीज हम अगले हफ्ते चेक करेंगे, और हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का काम यहाँ पे खत्म होगा। तो एक वीक के बाद फिर हम टेक्निकल पे जाने वाले। राइट, तो अभी तक का आप सब लोगों के साथ बढ़िया रहा, सबने बढ़िया असाइनमेंट किए, अच्छा पढ़ाई किया है आप। ये 4 महीने की पढ़ाई दोस्तों 40 साल तक याद रहेगी। रिमेंबर मी, हर बार आपको याद आएगा, यस मैंने ये पढ़ा था, ये मेरे को अब काम लगा। राइट, सो यू आर गोइंग ऑन अ परफेक्ट पाथ। मिलेंगे कल। हो सकता है मैं सारे आपके एपिसोड में सारे वीडियो शायद ना कर सकूं, क्योंकि मुझे कुछ नए अपडेट्स, नए वीडियो रिकॉर्ड करके आपके एपिसोड में लगाने हैं। राइट, पर कुछ भी वीडियो अपडेट करूंगा। 2 दिन का मैं गोल रखता हूं कि आने वाले 2 दिन में हम नया एपिसोड पूरा अपडेट करेंगे
और नेक्स्ट वीक मिलेंगे ये जानने के लिए FII कैसे काम करती है। हमें उनको कॉपी नहीं करना है, पर हमारा बिहेवियर उनके जैसा होना चाहिए। ऑलराइट, सो ग्रेट, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। मिलते हैं कल। जय हिंद दोस्तों।